बातें कर दो बंद, लास्ट क्लास का रिवाइज करवा दो फटाफट से। लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक बात की थी। ये बेसिक बात क्या थी? लास्ट क्लास में ही हमने एक बेसिक बात की थी कि आपकी अकाउंटिंग शुरू कैसे होती है। अकाउंटिंग शुरू कैसे होती है? सबसे पहले क्या होती है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन उठ के कहां चली जाती है? जर्नल में। ट्रांजैक्शन को जर्नल में डालना इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। जर्नल में ट्रांजैक्शन जाने के बाद लेजर में जाती है। जर्नल से लेजर में ले जाना इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। लेजर के बैलेंसेस कहां चले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। इट इज कॉल्ड एज समराइजिंग। ट्रायल बैलेंस में कौन से नेचर के अकाउंट्स आते हैं? कौन से नेचर के अकाउंट्स के बैलेंसेस आते हैं? रियल, नॉमिनल और पर्सनल। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी बोलते हैं। लेजर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री और प्रिंसिपल बुक्स। जर्नल को हम एक और नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से निकल के कौन से नेचर के अकाउंट्स? नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स ट्रेडिंग और पीएनएल में चले जाते हैं, और रियल और पर्सनल नेचर के अकाउंट कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग और पीएनएल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ टोटल किया जाता है, रियल और पर्सनल अकाउंट का टोटल नहीं करते, बैलेंसेस निकाल के बैलेंस शीट में लेकर के जाते हैं। उसके बाद ये सब हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट टू यूजर। यूजर हमारे दो टाइप के थे बेसिकली, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इज बेसिकली एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्सटर्नल में बहुत सारे आ गए, गवर्नमेंट, रिसर्चर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, डेटर, ये सब आ गया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली मेजर क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन कैटेगरी होगी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब राम श्याम घनश्याम, डेटर क्रेडिटर के अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब बैंक का नाम, कंपनी का नाम। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अगर किसी अकाउंट के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो वो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। इम्पर्सनल के दो कैटेगराइजेशन है, रियल और नॉमिनल। रियल मतलब एसेट लायबिलिटी वाले, नॉमिनल का मतलब एक्सपेंस और इनकम वाले। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट था हमारा क्लासिफिकेशन। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस अलग से कर देते हैं हम लोग, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अलग से करते हैं। और क्यों करते हैं सब? एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। यही किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग इसके आगे शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आज, बेसिकली चैप्टर 1 की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आप पहले मुझे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में डिफरेंस बताओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? जब मैं बात करता हूं कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं, इन दोनों में वर्ड में क्या डिफरेंस है? बेसिकली अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करूं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मैं ये काम क्यों करूं, करने से पहले सोचता हूं ये काम क्यों करूं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। मेरा काम करने का पर्पस क्या है। फंक्शंस का मतलब क्या है? काम कर दिया, अब इससे फायदा क्या मिलेगा। पॉइंट क्लियर? वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम लोग कब सोचते हैं? काम को करने से पहले। और फंक्शंस का मतलब काम कर दिया, अब इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। और जनरल बातें, अकाउंट्स क्यों करते हैं हम, क्या पर्पस है हमारा अकाउंट्स को करने का। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है सारी ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। असरटेन द रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है जर्नल लेजर में उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं अकाउंटिंग की मदद से। हम लोग अकाउंटिंग की मदद से क्या कर पाएंगे? फाइनेंशियल पोजीशन निकाल पाएंगे, इंफॉर्मेशन दे पाएंगे किसको? यूजर्स को। और टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी का मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये कंपनी इनसॉल्वेंट है, इसका मतलब वो अपने क्रेडिटर्स के पैसे देने के लायक है, नहीं है? नहीं है। तो अगर हमें सॉल्वेंसी पोजीशन जाननी है किसी कंपनी की, ये कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कितनी इनसॉल्वेंट है, तो उसके लिए मुझे अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें क्या है हमारी पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स की मैं अकाउंट्स बनाऊं क्यों। अब बना दिया, अकाउंट बना दिया, बनाने के बाद फायदा क्या मिलेगा? MFCCD और G याद करने का तरीका। MF का मतलब आप अपने अकाउंट्स जो रिजल्ट्स हैं उसको क्या कर पाओगे?
मेजरमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि मैंने पूरे साल में जो काम किया है उससे मुझे क्या फायदा मिला, क्या नुकसान मिला, उसकी मेजरमेंट मैं तभी कर पाऊंगा जब पहले अकाउंट्स बना चुका होऊंगा। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, आज तक के रिजल्ट्स अगर मेरे सामने होंगे तो मैं फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग का मतलब कि आप अकाउंट्स को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन ले सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन का मतलब, अगर आपके पास आपके रिजल्ट सामने है तो उसको पिछले सालों के मुकाबले आप कंपेयर कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो कि कितना एफिशिएंटली काम किया, कितना इनएफिशिएंटली किया। कंट्रोल का मतलब, एग्जैक्टली अगर हमारे इनएफिशिएंटली काम किए यानी हमारे खर्चे जो हमने सोचे थे उससे ज्यादा लग गए हैं खर्चे, तो उनको क्या करो, कंट्रोल करो। कंट्रोल के क्या काम आएगा? और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस, आपका अकाउंट जब आप बना लेते हो तो बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जो कहती है अकाउंट बनानी है, वो सारी रेगुलेशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। अभी गवर्नमेंट बोलती है आपको एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लोगे तो गवर्नमेंट का जो एएस का कहना है कि एज पर AS3 बनानी है, वो रेगुलेशन ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये सब करने से आपकी जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है और जो टैक्सेस हैं वो आप ऑटोमेटिकली पूरे कर देते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हुए 4 नंबर का। इसमें आप एग्जाम, ये बात हुई नॉलेज की। अब सर एग्जाम में क्या आएगा? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी पेपर लिखने के लिए स्पेशली इन अकाउंट्स एंड इको में तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें तो टेंशन नहीं है। अकाउंट्स में थ्योरी लिखने के लिए आपको पॉइंट मेजरली याद होना चाहिए। मेजरली पॉइंट याद होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल 4 नंबर का सवाल आया, व्हाट आई यूज टू डू, मैं क्या करता था और मैं आज भी देखता हूं, तो बच्चे नॉर्मली आपको ऐसा ही करना चाहिए। 4 हेडिंग, 4 नंबर के लिए आपको 4 हेडिंग या 8 हेडिंग, डिपेंडिंग अपॉन कितना आता है। 6 हेडिंग मत लिखना, एग्जामिनर को कंफ्यूजन होती है इसको 3 नंबर दूं या कितने नंबर दूं। बेसिकली अगर आप 4 हेडिंग लिख रहे हो दैट मीन्स आप 1 नंबर के लिए 1 हेडिंग लिख रहे हो। आप 8 हेडिंग लिख रहे हो दैट मीन्स आप आधे नंबर के लिए 1 हेडिंग लिख रहे हो। तो या तो 8 लिखो या फिर 4 लिखो। और अगर 4 लिख रहे हो तो हर हेडिंग के नीचे 2-3 लाइन की उसकी एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए। अपनी लैंग्वेज में सर हमारा हाथ टाइट है, इंग्लिश हमें आती नहीं है, हम बना नहीं सकते सेंटेंस। बुक में पूरी थ्योरी गिवन है कि मेजरमेंट के नीचे क्या लिखना है, वो आप लिख पाओगे। अब आपको करना क्या चाहिए, कोई भी थ्योरी सवाल आता है तो आपको सबसे पहले उसकी 4 हेडिंग याद होनी चाहिए अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं तो। 4 में से 2 नंबर तो आपको हेडिंग लिखने के मिल जाएंगे। 50% तो आप फिर भी स्कोर कर सकते हो, अंतर नहीं लिख पा रहे हो फिर भी 50% तो स्कोर कर पाओगे। उसी के लिए आपको कम से कम 4 हेडिंग याद होनी चाहिए। हेडिंग लिखो, 3-4 लाइन छोड़ दो, हेडिंग लिखो। व्हाट आई यूज टू डू, मैं ऐसे ही करता था। हेडिंग लिखो, 3-4 लाइन छोड़ दो, हेडिंग लिखो, ताकि एटलीस्ट मैं फटाफट से 4 हेडिंग लिख लूं। उसके बाद अंदर बना के ना हर कोई छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद से लिख सकता है अगर उसको हल्का फुल्का समझ में है तो। मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको थ्योरी याद करने के, रटो वटो मत, सिर्फ 3-4 पॉइंट याद कर लो, अंदर अपने आप बना के लिखो, ज्यादा बेटर है। रट नहीं पाओगे, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कितना रट लोगे? तो रटना मतलब मैं प्रेफर नहीं करता। तो आप प्लीज इसकी हेडिंग्स याद करो, एटलीस्ट 4 हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, एक बार कोशिश करो 4 हेडिंग याद करने की। 4 हेडिंग, हम ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स हम क्यों करनी चाहिए, अकाउंट्स बनाने से पहले हम क्या सोचते हैं, क्या फायदा मिलेगा इससे? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर रिकॉर्ड हो गया, अच्छा आप खुद लॉजिकली याद करो, अगर आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई तो उससे क्या निकाल पाओगे? फाइनेंशियल पोजीशन निकाल पाओगे, रिजल्ट निकाल पाओगे, और उस इंफॉर्मेशन को क्या कर पाओगे? कम्युनिकेशन यूजर्स को कर पाओगे और अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन आपकी पता लग जाएगी। इसके फंक्शंस क्या है? 4 आपको याद करने, ऐसे याद कर लो, MF CCD और G। M से मेजरमेंट, F से फोरकास्टिंग, C से कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, फिर C से कंट्रोल, D से डिसीजन मेकिंग और G से गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
चले जी, हो गया नोट यहां तक। चले जी, हटा दूं, अगली कहानी सुनना जरा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने बचपन में एक डिफरेंस पढ़ा होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। मैं आपके सामने ये टेबल रख रहा हूं। हमारी जो अकाउंटिंग है शुरू होती है ट्रांजैक्शन पे, और ये पूरा टेबल हमारा चलता है नॉर्मली। मैं ये पूछना चाहूंगा, इसमें से बुक कीपिंग किस लेवल तक है और अकाउंटिंग किस लेवल से शुरू होती है, कहां खत्म होती है? एग्जैक्टली, क्लासीफाई तक बुक कीपिंग कहलाएगी और क्लासीफाई के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन 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 ये बात हम सिर्फ वहीं बोलते हैं जहां स्पेसिफिकली हमसे डिफरेंस पूछा जाए। बताओ, डिफरेंस बता दो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। मैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपसे बात करता हूं। वैसे तो ये सारा काम ही अकाउंटिंग है। वैसे तो ये सारा काम ही क्या है? अकाउंटिंग है। लेकिन जब हमारे से स्पेसिफिकली पूछा जाए कि बताओ बुक कीपिंग कहां तक और अकाउंटिंग कहां तक, तब ये लाइन में बीच में लेके आता हूं क्या, कि लेजर तक के काम को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, और इसके आगे के काम को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हुआ? इसके बीच में 4 नंबर का डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एग्जाम में एज इट इज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए। तो आओ जरा हेडिंग डालो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आपसे मैं जनरल पॉइंट पूछता हूं, आप ही मेरे को बताना कौन सा पॉइंट कहां जाना चाहिए। मैं दिखा नहीं रहा आपको, सिर्फ पूछता हूं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले नैरो इन स्कोप एंड वाइडर इन स्कोप, ये 2 पॉइंट है। नैरो इन स्कोप कहां जाना चाहिए? बुक कीपिंग में। और वाइडर इन स्कोप कहां जाना चाहिए? अकाउंटिंग में। लिखो, बुक कीपिंग में लिखो नैरो इन स्कोप और अकाउंटिंग में लिखो वाइडर इन स्कोप। नैरो इन स्कोप और एक है वाइडर इन स्कोप। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए जो मैं आपको नहीं दूंगा। कौन सा काम प्राइमरी स्टेज है और कौन सा काम सेकेंडरी स्टेज है? बुक कीपिंग इज प्राइमरी और अकाउंटिंग इज सेकेंडरी। लिखो, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। अगला सवाल, एक चीज को करता है जूनियर स्टाफ, एक चीज को करने के लिए चाहिए सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग को करने के लिए जूनियर स्टाफ चलेगा, अकाउंटिंग करने के लिए सीनियर स्टाफ। लिखो, जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ। अगला सवाल, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ bookkeeping, but management can take decision on the basis of accounting. लिखो, management cannot take decisions, management cannot take decisions on the basis of bookkeeping. और उधर लिखो, management can take decisions on the basis of accounting. नेक्स्ट,
बुक कीपिंग में लिख लो, इट सर्व्स एज द बेसिस, बुक कीपिंग में लिखो, इट सर्व्स एज बेसिस फॉर अकाउंटिंग, इट सर्व्स एज बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ये एक बेस बना के देता है अकाउंटिंग को, इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में लिखो इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। चलें जी आगे चलें, अगली हेडिंग अगली हेडिंग डालोगे आप सब फील्ड्स स्लैश ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, सब फील्ड स्लैश ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड स्लैश ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग डाल लो, उसके बाद समझेंगे फिर नोट करना, सिर्फ हेडिंग डाल लो, सब फील्ड स्लैश ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका मतलब पहले आप ही मुझे समझाओगे, उसके बाद हम लोग नोट करेंगे इसको। पहला मैं एक जनरल बात करता हूं, जनरल बात, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब सर किसी भी चीज को मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उससे रिजल्ट निकालना इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। लेकिन जब मैं उस अकाउंटिंग के आगे वर्ड एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, एक वर्ड तो अकाउंटिंग है, उसके आगे मैंने वर्ड लगा दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मतलब अकाउंटिंग तो वही की वही है, लेकिन किस चीज की अकाउंटिंग? फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस का मतलब पैसे का सिर्फ आना या आना और जाना दोनों, आना जाना दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग करना, लेकिन किस चीज की अकाउंटिंग करना? फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस का मतलब रेवेन्यूज की भी, पैसे के आने के भी और पैसे के जाने की भी। तो जब मैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों की अकाउंटिंग करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप मुझे जवाब देने की कोशिश करो, सर अकाउंटिंग करना लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या होगा? अकाउंटिंग करना मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब करना, लेकिन किस चीज की? कॉस्ट की। कॉस्ट का मतलब सिर्फ इनकम या सिर्फ खर्चे? सिर्फ खर्चे। तो जब मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता हूं, क्लासिफाई करता हूं, फलान ढिकान जो भी करता हूं, लेकिन किस चीज की? सिर्फ खर्चों की, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका जवाब दो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब सर अकाउंटिंग करने का मतलब होता है फाइनेंशियल नेचर, मनी की टर्म्स में, मनी की टर्म्स में जो चीजें रिकॉर्ड हो पाए उसको रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। लेकिन सर वर्ड आगे लगा हुआ मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या? मैनेजमेंट का क्या रिकॉर्ड करना? ये कह रहा है जो एम्प्लॉयज, मैं एक करके जवाब देता हूं, ये कह रहा है जो एम्प्लॉयज वगैरह उनकी सैलरी वैलरी, एम्प्लॉयज कितने हैं, वो सब रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर ये जवाब मैं यहां घुसा दूं तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? समझ में आई बात? तूने जो जवाब दिया दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमंस जो हमारी कंपनी के लिए रिसोर्सेज हैं उनकी अकाउंटिंग करना इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कि कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी क्या सैलरी है, उनकी अटेंडेंस वगैरह वगैरह, ये सब रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट कह रहे मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, ऐसा कुछ? मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए, या वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे तो सारे रिकॉर्ड वहां पे ऑलरेडी हो गए होंगे? तो मैनेजमेंट, ऐसे तो तुम कहोगे एडवर्टीजमेंट अकाउंटिंग, एडवर्टीजमेंट के खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए एडवर्टीजमेंट अकाउंटिंग। तुम क्या दोगे? कैरेज अकाउंटिंग। पता है, तुम तो हर चीज की क्या बना दोगे? अकाउंटिंग बना दोगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी इस क्लास का स्पेस लेट्स सपोज 500 स्क्वायर फीट है। ये बात कहाँ लिखी होगी? मेरे को अंदाजा आया, या तो मैंने नापी होगी, या फिर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग जो मेरी बैलेंस शीट में होगी वहां पे इस रूम का साइज लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास इतनी है, एग्जाम्पल। तो ये बात कहाँ लिखी है? मेरी बैलेंस शीट में लिखी है। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स सपोज 100 है, ये बात कहाँ लिखी होगी? मेरी सेल्स में लिखी होगी, कितने को लोगों को मैंने माल बेचा, अपनी सर्विसेज कितने को बेची है। ये बात भी कहाँ लिखी होगी? मेरे पीएनएल में या ट्रेडिंग में लिखी होगी। ट्रेडिंग में लिखी होगी सेल्स। ट्रेडिंग में कहाँ बनाता हूँ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ध्यान से सुनना मेरे एग्जाम्पल को, मैं किस तुम्हें तरफ लेके जा रहा हूँ।
मैंने इस क्लास का स्पेस देखा, स्पेस 500 स्क्वायर फीट, वो कहाँ लिखा हुआ था, मैंने अलग से लिखा नहीं, वो ऑलरेडी कहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में किस दायरे में रह के बना चुका हूँ ऑलरेडी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर मैंने बोला क्लास में कितने बच्चे हैं जी, 100 बच्चे हैं। ये बात कहाँ से पता लगी मुझे, मेरी सेल्स को देखा मैंने, सेल्स कहाँ पे होती है, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग भी ऑलरेडी बना चुका हूँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दायरे में रह के। उसके बाद यार ना, अब ना बच्चे बढ़ रहे हैं, ये तोड़ना पड़ेगा स्पेस। अब ये स्पेस तोड़ के मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास को बड़ा करना पड़ेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द क्लास। लेकिन सर कितना बड़ा करना पड़ेगा, यार देखो अभी 100 बच्चे 500 स्क्वायर फीट में बैठे हैं, एक बच्चे के लिए ऑन एन एवरेज 5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो अगर मुझे उम्मीद है कि अभी 50 बच्चे और बढ़ेंगे तो मुझे 250 स्क्वायर फीट जगह और चाहिए। ये मैंने अंदाजा लगाया, लेकिन जो भी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम फिगर्स, वो फिगर्स कहाँ से आई, मैंने नई रिकॉर्ड की या ऑलरेडी की हुई हैं, ऑलरेडी की हुई हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपको इस लाइन से क्या समझना चाहिए, जब कोई भी व्यक्ति डिसीजन मेकिंग करता है किस फिगर्स के बलबूते, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, फाइनेंशियल नहीं, जो कहीं पे भी रिकॉर्डेड हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल में हो, कहीं पर भी जो चीजें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, फिगर्स एंड फैक्ट्स, उन फिगर्स का इस्तेमाल करके जब मैं अपने बिजनेस में डिसीजन लेता हूं, इस पूरे रायते को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब पढ़ो सिर्फ क्या है, डिसीजन मेकिंग करना बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की फिगर्स को यूज करके जब मैं अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेता हूं, दैट डिसीजन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? अगला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाम पे चले जाओ सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी। जब आप सीएस कर नहीं रहे हो, सीएस फाइनल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर करके एक वर्ड है, शायद आपने पता नहीं कहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एक वर्ड होता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वर्ड के ऊपर हमारे देश में एक्ट बना हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। जो एक्ट में क्या लिखा है कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट कमा रही है, तो उस कंपनी का भी कुछ फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो सोसाइटी में कुछ दे। दे का मतलब क्या दे, पैसे दे, या सोसाइटी के रिसोर्सेज जो यूज कर रही है उसको नर्चर भी साथ साथ करती रहे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आई वाज वर्किंग इन जिंदल स्टील एंड पावर, आपने शायद नाम सुना होगा कंपनी का, जिंदल स्टील एंड पावर, ये बेसिकली टीएमटी बार्स बनाते हैं। मैं पहले वहां पे जॉब करता था, तो उनके ऊपर वो सीएसआर एक्ट लगता है। सर एक्ट किसके ऊपर लगता है, ये बातें कहां लिखी होंगी, एक्ट में लिखी होंगी, जो तुम्हें नहीं पढ़नी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर लगता है, वैसे सीएसआर एक्ट किसके ऊपर लगता है, वो उस एक्ट में लिखा हुआ है। तो उस कंपनी के ऊपर वो एक्ट लगता था, और उस एक्ट में ये लिखा था कि अगर ये कंपनी साल के अंदर 1000 पौधे या नए पेड़ नहीं लगाएगी तो कंपनी बंद कर देंगे हम। गवर्नमेंट ने ऐसी रेगुलेशन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए क्यों बना रखी है, क्योंकि ये कंपनियां अंधाधुंध प्रॉफिट कमा रही हैं नेचर के रिसोर्सेज को यूज करते हुए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, तुम नेचर के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है कि तुम सोसाइटी को कुछ दे के जाओ। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया। अब आगे समझो, जब जिंदल स्टील एंड पावर 1000 पेड़ लगाएगी तो इनका खर्चा होगा। जब वो 1000 पेड़ का खर्चा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी कंपनी, तो उसको क्या नाम दे दिया अलग से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने के समय जो खर्चे हो जाएं, जब मैं उनकी रिकॉर्डिंग करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते समय जो खर्चे हो जाएं, उनकी रिकॉर्डिंग क्लासिफाई करना इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसका ये जवाब ऑलरेडी दे चुका है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जैसे जो लेबर है, जो स्टाफ है, जो काम कर रही है, उनकी सैलरी कितनी बनी, उसकी कैलकुलेशन करना, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, ये सब कैलकुलेट करना, इन सब की रिकॉर्डिंग करना इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? अब जरा पढ़ते हैं, एक बार पहले पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्ड्स एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज टू असरटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जब मैं अपने इनकम और खर्चे दोनों को रिकॉर्ड करूं, दैट मींस मैं क्या कर रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और वो मैं क्यों करता हूं, ताकि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जान पाऊं या फिर मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान पाऊं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्ड्स ओनली एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना ये लाइन क्या कह रही है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये उसका जवाब है। एक बात बताओ,
मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं पेन 5 रुपए के प्रॉफिट पे मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो 5 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूँ, तो मेरे पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपका से पता है क्या जवाब आएगा? सर ये तो बताओ पेन आपको पड़ कितने का रहे। अगर पेन मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है तो मार्केट में कितने का बेचोगे? 15 का। और पेन आपको 10 का पड़ रहा है, ये बात कहां से निकल के आएगी? जब आप क्या करोगे, पेन को बनाने में जो खर्चे आए हैं उनकी रिकॉर्डिंग करोगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैं क्यों करता हूं? ताकि मैं अपने सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर पाऊं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्लियर हो गया, डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी जो आपने रिकॉर्ड कर रखी हैं चीजें, उनको देख करके अपने बिजनेस में डिसीजन लेना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या? अकाउंटिंग फॉर क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते टाइम जो खर्चे हो जाएं उसको रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब होता है क्वांटिटीफाई, मतलब जो भी फिगर्स हैं उनको नोट करना। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को क्वांटिफाई करना यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखना, उनकी कैलकुलेशन करना इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर आया तो एक्सप्लेन द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 4 पॉइंट मिल गए, कोई भी 4 उठा के उसके अंदर 2-2 नंबर की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट करो इसको। अभी आपको पता है मई अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम आप सबका तो नवंबर अटेम्प्ट है, मई अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी फाउंडेशन के, तो वो मई की वजह इलेक्शन के कारण जून में पोस्टपोन हो गए थे। तो कल उनका अकाउंट्स का पेपर था, फर्स्ट अकाउंट्स का पेपर था, और नेक्स्ट पेपर लॉ का है। तो आपको ये दिखाने और बताने का पर्पज़ सिर्फ एक है, ये लास्ट बैच का बच्चा है जिसका एग्ज़ाम था कल अकाउंट्स का। तो सुबह डर रहा था, सर आशीर्वाद दो अपना, टुडे इज़ फर्स्ट एग्ज़ाम, आशीर्वाद दो कल का पेपर अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा डोंट वरी, पेपर बहुत बढ़िया होगा एग्ज़ाम। उसके बाद शाम को 6:26 पे मैसेज आया, सुपर्ब गया एग्ज़ाम, आज मज़ा आ गया सर आज। मैंने कहा गुड है, गॉड ब्लेस यू। कह रहा था थैंक्स सर, अब लॉ पढ़नी है। सिर्फ कहने का मतलब क्या है, ये दिखाने का सिर्फ पर्पज़ क्या है कि इसने सिर्फ वही चीज़ की थी जो हमारी बुक्स में है, और बुक्स में सब कुछ है। तो मेरा बस सिर्फ कहने का पर्पज़ इतना है, इसने आज तक कोई क्लास मिस नहीं की। इस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, आज तक कोई क्लास मिस नहीं की। दूसरा, एंड मोमेंट तक इन बच्चों के जो हमने एग्जाम लिए, अभी इनका मई जून में पेपर है, तो पूरा मई हमने इनके फुल सिलेबस के एग्जाम लिए थे, और इसने एंड मोमेंट तक, लास्ट 27 मई को इनका एग्जाम था फुल सिलेबस ऑफ मैथ्स का, इसने एंड मोमेंट तक छोड़ा नहीं आना और लास्ट मोमेंट तक एग्जाम दिया। और उसके बाद रिजल्ट देख लो, खुद ही मुंह से कह रहा है कि सुपर्ब गया पेपर। सिर्फ कहने का और दिखाने का पर्पस सिर्फ एक ही है, क्लास मिस नहीं करोगे, जो क्लास में हो रहा रिवाइज करोगे, जो बुक्स में होमवर्क दिया जाएगा सारे क्वेश्चंस कर लोगे, और लास्ट मोमेंट तक टेस्ट दोगे, तो आपका भी यही रिप्लाई होगा। तो कृपया करके थोड़ा सा
ध्यान दे टुवर्ड्स बुक्स, टुवर्ड्स क्लास, टुवर्ड्स कॉपीज, टुवर्ड्स होमवर्क, तो आप भी एक बार में क्लियर कर सकते हो। दिमाग से हुआ निकाल दो, सीए मुश्किल है, होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या कैसे पढ़ रहे हो। सिर्फ पर्पस ये था दिखाने का। और जबकि अब तो सिलेबस नवंबर के लिए और कम हो गया, 3 चैप्टर आपके कटे हैं जो मई में एप्लीकेबल थे, नवंबर से एप्लीकेबल भी नहीं है। आपका सिलेबस और कम हो गया है, 3 चैप्टर्स, तो आपको तो और फायदा है। चले जी, हो गया, नोट हो गया यहां तक। Last point is to identify, quantify human resources of an organization. चलें जी, हटा दो इसको। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो मुझे आप बताओगे, पहले मैं नहीं बता रहा, ये सब बातें आपने पढ़ी हुई है। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है, या कह सकते हो क्या कमियां हैं अकाउंटिंग में। विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैनिपुलेट करना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है झूठी बैलेंस शीट बना के अपने इन्वेस्टर्स को या डिसीजन मेकर्स को, जिनको डिसीजन लेना है आपकी बैलेंस शीट को देख के, आपने बैलेंस शीट इतनी अच्छी बना दी कि वो आपकी कंपनी के प्रति अट्रैक्ट हो गए और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। एंड इस सब चीज को हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग, झूठी बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, एक लिमिटेशन आ गई। और क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब जो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में नहीं होती वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता, और उसका इंपैक्ट भी हो सकता है, जैसे कि 2 मैनेजर्स के बीच में लड़ाई हो गई जिसके कारण हमारी कंपनी 10 दिन के लिए बंद रही और कंपनी को नुकसान हुआ। नुकसान तो फाइनेंशियल टर्म्स में हुआ, लेकिन वो लड़ाई तो फाइनेंशियल टर्म्स में हुई नहीं, तो वो लड़ाई हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट, ये 2 बातें हो गई, और 2 पॉइंट बताओ। रिक्वायर हायर स्किल्स, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आजकल बीकॉम ग्रेजुएट भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब अपनी जगह पे ठीक है, पर हमें देखो 4 नंबर का सवाल आएगा, आपको 4 बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट पॉइंट लिखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट जब 12 नंबर का सवाल है ना और 12 पॉइंट लिखने हो, तो लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जब समझ में ना आए कुछ लिख दो। पर अभी 4 पॉइंट बताने हैं बिल्कुल रेलेवेंट। एक विंडो ड्रेसिंग हो गया, दूसरा आपने क्या बताया था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करता। और बताओ, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, सही बात है। अभी फॉर एग्जांपल आप एक करंट एसेट लेके आते हो, मैं एक ज्वेलर हूं और मैं गोल्ड लेके आया हूं एज इनपुट, तो मैं जिस रेट पे लेके आऊंगा अपनी बुक्स में उसी पे रिकॉर्ड कर दूंगा। हो सकता है 2 दिन बाद गोल्ड की वैल्यू में कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाएं, तो मैं उसको रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं करता हूं। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है मैं उसी पे रिकॉर्ड करता हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और कोई और बताना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जस्ट एक एग्जांपल है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस गलत जवाब है, मतलब फिक्टिशियस एसेट का मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं कह सकता मैं उसको। अगर ये कह रहे हैं हमारे ऊपर केस चल रहा है और अगर मैं केस हार गया तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, पेनल्टी आएगी, इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो कंटिजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। आज वैल्यू है, कल नहीं होगी। जैसे कि तुम्हारी, अगर तुम सीए नहीं कर पाते तो तुम्हारी आज वैल्यू है, कल नहीं होगी, तो तुम क्या हो गए, फिक्टिशियस एसेट। लेकिन ये जवाब गलत है, ऐसा नहीं होता। जिसका बेनिफिट कई साल तक आता है, इसने सही पकड़ लिया एकदम। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये एक, अब होता क्या है, मैंने आज लेट्स सपोज एग्जांपल 5 लाख रुपए के पैम्फलेट्स बनवाए और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। अब वो पैम्फलेट हो सकता है किसी के पेरेंट्स को मिला हो जिसके बच्चा अभी 11th-12th में है, वो सोचता है ठीक है कल को सीए कराऊंगा तो यहाँ से कराऊंगा। 2 साल बाद वो मेरे इंस्टीट्यूट में आया और
ड्यू टू डेथ एडवर्टीजमेंट जो मैंने 2 साल पहले की थी, उसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो ऐसे खर्चों को हम क्या करते हैं, इन खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, जो दिखते तो रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन इनका बेनिफिट्स आने वाले सालों में आता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि जैसे 5 लाख का आपका खर्चा हुआ तो पीएनएल में एक साथ 5 लाख मत दिखाओ आप एक्सपेंस के रूप में, इसको तोड़ तोड़ के अपने पीएनएल में दिखाओ। तोड़ तोड़ के मतलब क्या हुआ कि अगर 5 लाख का खर्चा है तो उसको 5 सालों में डिवाइड कर लो, यानी हर साल का खर्चा कितना हुआ, 1 लाख। तो पहले साल के पीएनएल में खर्चा कितना दिखाओगे, 1 लाख, लेकिन सर कैश तो मेरा 5 लाख चला गया। कैश तो मेरा एडवर्टीजमेंट के जो मैंने ब्रोशर या पैम्फलेट बंटवाए हैं उसको छपवाने में आपकी जेब से गए तो 5 लाख है, लेकिन गवर्नमेंट एएस क्या बोलते हैं कि आप पीएनएल में मात्र खर्चा कितना दिखाओ। सर बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, कैश चला गया 5 लाख, एंट्री क्या बनी इसकी, एंट्री तो कुछ बनी नहीं। एंट्री आप करोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश 5 लाख, ये तो एंट्री खराब हो गई। आपकी जेब से कैश तो चला गया 5 लाख, लेकिन आप पीएनएल में मात्र कितना दिखा रहे हो, बाकी 4 लाख कहां दिखाओगे। बाकी 4 लाख एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट के नाम से दिखाऊंगा। एसेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आने वाले सालों में भी आता चला जाता है। तो अब ये फिक्टिशियस एसेट मेरे लिए 4 लाख रुपए की, एडवर्टीजमेंट किया 5 लाख, एएस ने क्या बोला, खर्चा मात्र दिखाओ पीएनएल में पहले साल में कितना, 1 लाख। सर बाकी 4 लाख कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट के नाम से। और फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या हो गया, जिसकी कोई वैल्यू तो है लेकिन क्या आप मार्केट में जाके फिक्टिशियस एसेट को बेच सकते हो, बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब ऐसी एसेट को भी अकाउंट रिकॉर्ड करता है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो गया, फिक्टिशियस एसेट। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, रेलेवेंट पॉइंट है। 4 नंबर में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या बना, ये सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है, ओनली मनी ट्रांजैक्शन, जो इसका उल्टा पॉइंट आपने बताया था कि ये क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, बात वही है। विंडो ड्रेसिंग यानी झूठी बैलेंस शीट बनाना। प्रेजेंट वैल्यू इग्नोरेंस, जिसकी बात इसने की थी, जैसे मैंने ज्वेलर का एग्जांपल दिया कि आप गोल्ड लेके आते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो जितने का आपको पड़ा, लेकिन अगर आज उसकी वैल्यू में कुछ फ्लक्चुएशन है तो आप अपने अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और लास्ट पॉइंट, वैल्यूलेस ट्रांजैक्शन, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उसको हम क्या करते हैं, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट व्हिच कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में दिख रही है 4 लाख रुपए में पहले साल में। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया, नोट करो इन चारों को। चलिए जी आगे चलें। नेक्स्ट आपका थ्योरी टॉपिक आता है रोल ऑफ अकाउंटेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट का क्या रोल है, वो क्या करता है अकाउंटेंट। हमें बेसिकली चाहिए 4 पॉइंट, लेकिन लिखे हमने ज्यादा है, कहीं हम भूल ना जाएं, ध्यान से पढ़ लेना। पहला पॉइंट आता है अकाउंटेंट का बेसिक काम। अकाउंटेंट का बेसिक काम क्या है, क्यों रखते हैं हम अकाउंटेंट को, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए चाहिए।
ऑडिट का मतलब क्या होता है? जनरल टर्म पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली कि अगर हमारे यहाँ कोई बुक्स बन रही है उसको चेक करना कि वो कितनी ठीक है कितनी गलत है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी बुक्स की ऑडिटिंग कर रहे हैं, ऑडिट करना। अब तीन टाइप के ऑडिट होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी का मतलब, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ। लॉ के मुताबिक ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट। सर इसका मतलब, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट है हमारे देश में 1961, सीए इंटर में आओगे आपको पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके मुताबिक जिन बिजनेसेस की टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनको अपनी बुक्स का ऑडिट कराना कंपलसरी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कहां लिखी हुई है? लॉ में लिखी हुई है। तो अगर अब किसी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो उसको अपनी बुक्स का क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। दैट मीन्स वो अपनी इच्छा से करा रहा है या लॉ के मुताबिक करा रहा है, उस तरह के ऑडिट को हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। और वो करेगा कौन? सवाल ये है, कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट। नाम पे चले जाओ, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर रह के ऑडिट करना इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट। जैसे कि अब मैंने यहां पे एक बंदा रखा, मैंने कहा देखो एक काम करो, हमारे यहाँ ना एक प्रोसीजर है, बच्चे का एडमिशन होता है, उसकी फीस आती है, हम बुक्स देते हैं, पेन ड्राइव देते हैं, अगर पेन ड्राइव का एडमिशन है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है। तो ये चेक करो कि हमारे यहाँ, क्योंकि मैं तो क्लास में आ जाता हूँ पढ़ाने, अब बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैंने एक व्यक्ति को रखा हुआ है बाहर, कि आप ये चेक करा करो कि कोई भी चीज हमारे यहाँ होती है तो जो हमने प्रोसेस बना रखी है उसके हिसाब से होती है या नहीं होती। तो वो व्यक्ति अपनी मेरी मर्जी से ऑडिट कर रहा है या लॉ में लिखा ऑडिट कर रहा है? मर्जी से। और वो किस चीज का ऑडिट कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल रिसोर्सेज का या इंटरनल रिसोर्सेज का? एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है टैक्स ऑडिट। नाम से क्लियर हो रहा है, ऑडिट करना, किस चीज को ऑडिट करना? टैक्स का ऑडिट करना, कि टैक्स की कैलकुलेशन सही हुई है नहीं हुई है, क्या है क्या नहीं है, वो सब करना इज कॉल्ड एज टैक्स ऑडिट। और वो भी कौन करता है? अकाउंटेंट। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एडवाइस। ऑब्वियस बात है अब मुझे कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो तो बाई चांस मैं सीईओ हूं, मैं अपनी अकाउंटिंग खुद कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मैं एक नॉर्मल लाला बिजनेसमैन जो होते हैं हमारे देश में, जितने भी सोल प्रोप्राइटर है, बनिए प्रॉपर्ली। वैसे बता दूं डिस्क्लेमर, मेरे का बनियों से और बिहारियों से थोड़ा ज्यादा प्यार है, तो मैं बनियों के बारे में कुछ भी कमेंट करूं तो बुरा दिल पे मत लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं इसके लिए। और सेकंड पॉइंट ये बोलता हूं, मेरी शादी खुद की बनिया से हुई है, इतना प्यार था भगवान ने शादी बनिया से करा दी, ठीक है? तो दिल ऐसा होता है, जिस चीज से आप जितना ज्यादा भागते हो भगवान वही आपकी चीज देता है। मेरे को पढ़ाई से सख्त नफरत थी, मैं पढ़ाई कभी करना ही नहीं चाहता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को अपना करियर बनाना चाहता था। भगवान ने क्या बना दिया मेरे को? टीचर। रोज पढ़ना पड़ता है टैक्स, क्योंकि टैक्स में डेली बेसिस पे अमेंडमेंट्स आती है। और कभी भी मेरे को बनिए बिल्कुल पसंद नहीं थे, भगवान ने शादी करा दी बनिए से, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो अब इसलिए मैं बनियों से मेरा खास प्यार है, मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ, तो बुरा मत मानना। तो लाला टाइप के जितने भी बनिया बिजनेसमैन है, बेसिकली क्या होता है, उनके पास पैसा अच्छा है लेकिन पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते। आजकल जो लाला बिजनेसमैन है उनकी बात कर रहा हूँ, आजकल की जनरेशन की बात नहीं कर रहा। आप एक जनरेशन पीछे देख लो, जिनके भी घर में माता पिता बिजनेस करते हैं और बनिए हैं, तो स्पेशली उनका पैसा बथेरा, धंधा करने की उनको पूरी नॉलेज है, लेकिन एज सच इतने कोई खास पढ़े लिखे नहीं होता। बीकॉम ग्रेजुएशन तक कर लिया, दैट इज ओके, धंधा अच्छा चल रहा, बिजनेस करने की जरूरत क्या, पापा के गले में जाके बैठने। नॉर्मल बिजनेसमैन की आजकल भी यही सोच होती है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, कहां से लोन ले, कितने परसेंट पे ले, वगैरह 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 वगैरह, वो कुछ सब उनको कौन देता है? उनका अकाउंटेंट। तो रोल ऑफ अकाउंटेंट बेसिकली क्या हो गया? फाइनेंशियल एडवाइस देना। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, इंश्योरेंस कितनी करानी है। अब एक बिजनेसमैन है, उसको टैक्स की एज सच नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर सेक्शंस में जाके एटीसी क्या बोलता है, एटीडी, सेक्शन वाइज नॉलेज नहीं होती। वो अपने अकाउंटेंट से पूछता है बता कितनी इन्वेस्टमेंट कहां करूं जिससे मुझे टैक्स में छूट मिल जाए, सीधी बात यही है। तो वो सब चीजें उसको कौन बताएगा? उसका अकाउंटेंट। तो रोल ऑफ अकाउंटेंट बेसिकली क्या हो गया? हमें 4 पॉइंट याद करने हैं, इन तीनों में से एक पॉइंट आप ले सकते हो, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं, आपको 1 2 3 और चौथा, ये 4 पॉइंट इस तरीके से याद होने चाहिए। इन तीनों को एक ही समझ के चलो, बेसिकली ये सिमिलर पॉइंट्स हैं ये तीनों, ठीक है? तो अब हमारे कौन कौन से 4 बातें होगी? सबसे पहले रोल ऑफ अकाउंटेंट बताओ। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। 3 टाइप की ऑडिट करता है हमारा अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और टैक्स ऑडिट। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल एडवाइस देना, और फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, इंश्योरेंस कहां करानी है, एक्सेट्रा, ये सारी बातें कौन बताएगा? अकाउंटेंट बताएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? लिखो।
ये आपको नहीं लिखना पेज 11, ये पिछली बैच की जो बुक थी उसके पेज 11 पे एक्सप्लेन था पूरा। अभी नए बैच की नई बुक है, कलर्ड बुक्स हैं, तो उसमें किसी और पेज पे होगा ये टॉपिक। फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, 3 टाइप के ऑडिट और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। टैक्स ऑडिट, फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। वो नहीं लिखना। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, ये वर्ड आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। तो जब स्टैट्यूटरी का मतलब लॉफुल ऑडिट, लॉ के मुताबिक ऑडिट। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। नेक्स्ट 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 हेडिंग डालो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉपिक नंबर 2, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। इसमें से, इस टॉपिक में से एक 4 से 6 नंबर का राइट शॉर्ट नोट एग्जाम में आना ही आना है, कंफर्म है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, 4 से 6 नंबर का राइट शॉर्ट नोट्स आपको इसमें से आएगा। एक बेस जरा वर्ड्स का मतलब मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप मुझे बताओगे कन्वेंशन का मतलब क्या होता है और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बुक से बाहर कहां लिखा होता है कहीं? बात उसने सही बोली है, वो तो मैंने मजाक में ले ली, खैर बात उसने सही बोली है। कन्वेंशंस का अगर मैं हिंदी मीनिंग बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज प्रथाएं। प्रथाएं मतलब जो हमारे पूर्वज जो चीजें करते थे, दैट इज कॉल्ड एज प्रथाएं एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशंस। अकाउंट्स में जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं, जब पहले के जमाने में जो अकाउंटिंग होती थी, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जैसे कि आपने शायद, बहुत रेयर चांस है कि आपने अकाउंट्स की जो आजकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, बहुत अच्छे अच्छे रजिस्टर्स आ गए आज की डेट में। तो हर लेजर अकाउंट को बनाने के लिए पहले रेड कलर की इतनी मोटी सी बुक सी, बही खाते जिसको हम बोलते थे, वो बनते थे पहले के ज़माने में। रेड कलर का होता था ऐसा सा, वो आज भी अवेलेबल है मार्केट में। तो हमारे पूर्वज लोग जिस तरीके से अकाउंटिंग करते थे, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उसी को मॉडिफाई करके आज के ज़माने में हमने उनको नाम दे दिया, बुक्स में लिख दिया, कॉन्सेप्ट बना दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब था जो तुमने बताया था, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बेसिक एजम्पशंस और कंडीशंस ऑन विच आर अकाउंट्स आर बेस्ड। जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं आज की डेट में, बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम्पल, आज के जमाने में आप क्या मानते हो कि आपका बिजनेस जो है वो फॉर एवर चलता रहेगा या 1 साल बाद बंद हो जाएगा? इसको हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, गोइंग कंसर्न। आपने बचपन में पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमारा बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर इनडेफिनेट पीरियड तक हमारा बिजनेस चलता चला जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न। तो ये क्या एक बेसिक एजम्पशन ही तो है जो हम बिजनेस में मान के चलते हैं।
पॉइंट क्लियर हुआ? तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो पुराने जमाने के लोग फॉलो करते थे, जिसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? प्रथाएं। और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? बेसिक एजम्पशंस और कंडीशंस ऑन विच आर अकाउंट्स आर बेस्ड। एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसका मतलब हमें सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए जानना था। एग्जाम में क्या आएगा वो नेक्स्ट पेज पे, पहले इसको नोट करो। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था कि होता क्या एग्जैक्ट मतलब। customs and traditions, customs and traditions और कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिक assumptions और कंडीशंस ऑन विच आर अकाउंट्स आर बेस्ड। चले जी, हटा दूं इसको। अब जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, पूरा एक नया पेज ले लेना, हॉरिजॉन्टल पेज। आपको एक चार्ट बनाना है, उस पेज में से 4 से 6 नंबर का सवाल कंफर्म है एग्जाम में। अब हमें कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है। ये पूरा आपका एक पेज है, हॉरिजॉन्टल पेज, जो आपको लेके चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एरोज बनाने हैं और एक ही पेज पे कोशिश करना आपका आ जाए, ताकि समराइज्ड वे में सारी चीज मेरे सामने आ जाएगी, तो मेरे को पढ़ने में आसानी होगी। तो पहले समझेंगे इसको, फिर हम लोग नोट करेंगे। पहले समझ लो, एक बार समझ लो। हमारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं ये सब आप पढ़ चुके हो। इस पर एक शॉर्ट नोट 4 से 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सब आपको पता है। आप बस मुझे बताओगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है, दोनों को हम एक ही मानते हुए अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका मतलब। इसका एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो आपने प्रैक्टिकली फॉलो किया हो, इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल जो हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, इसका मतलब क्या है? जब ओनर बिजनेस के अंदर कोई पैसा लेके आता है, तो बिजनेस के एंगल से उस कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी मान लिया जाता है कि कल को बिजनेस ने ओनर को वापस करना है। तो इस कॉन्सेप्ट का ये एग्जांपल हो गया। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, 4 नंबर में जब आएगा तो एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमारा बिजनेस एक लॉन्ग या इनडेफिनेट पीरियड तक क्या होगा? चलता चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल, एसेट्स को रिकॉर्ड करना बुक वैल्यू पे। ध्यान से समझना, अगर मुझे ये पता लग जाए कि अगले साल मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, तो मैं एसेट्स को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा या मार्केट वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। अगर आपको अगले साल आपका बिजनेस बिकने वाला है या बंद होने वाला है ऐसा सोच के चलोगे, तो एसेट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? मार्केट वैल्यू पे या फिर उनका सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूं, अपनी बैलेंस शीट में एसेट किस वैल्यू पे दिखाता हूं? जो भी उसकी कॉस्ट है माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन लगाता हूं और उस वैल्यू पे दिखाता हूं। किस वजह से? क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि अगले साल मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और उसका एग्जांपल क्या हुआ? एसेट्स को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना बैलेंस शीट में इज एन एग्जांपल ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको दिमाग में खेल लेगा इसके साथ। एसेट्स को एक बंदे ने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, उसने कौन सा कॉन्सेप्ट तोड़ा? कमेंट। समझ आई बात को? नहीं आई? ऐसे तरीके से सवाल पूछने का तरीका है, लेकिन पूछा उसने वही है कि एक व्यक्ति ने एसेट्स को रिकॉर्ड किया एट मार्केट वैल्यू, तो उसने कौन सा कॉन्सेप्ट तोड़ा? कमेंट। ऐसा करके सवाल आएगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसने कौन सा कॉन्सेप्ट तोड़ा है? गोइंग कंसर्न। एक तरीके से आपसे गोइंग कंसर्न ही पूछ रहा है, बेसिकली क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब हर ट्रांजैक्शन के
दो पहलू हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। कोई ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ क्रेडिट आइटम हो या सिर्फ डेबिट आइटम हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल, बैलेंस शीट का मैच होना या अकाउंटिंग इक्वेशन जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं वो इसी एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। अब सवाल ऐसा आया कि डुअल एस्पेक्ट, या ये मान लो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, बैलेंस शीट का मैच होना इज एन एग्जांपल ऑफ विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। बैलेंस शीट क्यों मैच होती है? क्योंकि सर दोनों साइड टोटल बराबर होता है। दोनों साइड टोटल बराबर कैसे आता है? क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट अपने जीवन में फॉलो करते हैं। एक डेबिट में जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट में जाएगा ही जाएगा, और ये कौन बताता है हमें? डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है आपको डायरेक्ट सवाल पूछ ले, एक्सप्लेन डुअल एस्पेक्ट, नहीं तो इसको कैसे घुमा फिरा के पूछेगा, बैलेंस शीट का मैच होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, या कमेंट। नेक्स्ट बताओ, कंसिस्टेंसी का मतलब, ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना। एग्जांपल, पिछले साल अगर मैंने डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाया था, स्ट्रेट लाइन मेथड से, और इस साल भी मैं डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाता हूं, दैट मींस मैं कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूं? कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, घटिया कॉन्सेप्ट है अगले तीनों। कैश कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज कैश कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या बोलता है? मुझे एक बात बताओ, हम जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं वो हर साल क्यों बनाते हैं? हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टरली क्यों नहीं बनाते? ये मैंने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक लाइफ ऑफ द कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे पीरियड्स में बांटोगे, और जनरली एक पीरियड एक साल का होगा। इसीलिए जब उसका एक पीरियड खत्म हो जाएगा हम रुकेंगे, आज तक की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे एनालाइज होगी? रिजल्ट निकालो। रिजल्ट कैसे निकलेगा? सारे अकाउंट्स बनाओ। अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाओ। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ेंगे, और जनरली एक पीरियड कितने साल का होगा? एक साल का होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब, जिस बिजनेस के रेवेन्यूज आप पीएनएल की क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, उसी बिजनेस के एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट साइड में आने चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जांपल, विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस भी है और आरसीबी की टीम भी विजय माल्या की है। अब आरसीबी की टीम के लिए उसने दीपिका पादुकोण को बुलाया इनॉग्रेशन सेरेमनी पे, और दीपिका पादुकोण ले गई 3 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए, 3 लाख तो क्या नहीं लेगी वो, 3 करोड़ रुपए ले गई। खर्चा हो गया विजय माल्या का। आरसीबी एक टीम बना के बिजनेस करना एक अलग बिजनेस है, और किंगफिशर एयरलाइंस उसका एक अलग बिजनेस है। दीपिका पादुकोण को जो उसने 3 करोड़ रुपए दिए वो उसके लिए खर्चा है, लेकिन कौन से बिजनेस का? आरसीबी का है किंगफिशर एयरलाइंस का? आरसीबी का। तो वो किंगफिशर एयरलाइंस का जब पीएनएल बनाएंगे तो क्या जो दीपिका पादुकोण को 3 करोड़ दिए हैं वो किंगफिशर एयरलाइन के पीएनएल में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है जिस पीएनएल में जो इनकम्स आ रही हैं उसी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस उस पीएनएल में आने चाहिए। बिजनेस भी वही होना चाहिए और एक स्पेसिफिक पीरियड भी वही होना चाहिए। इसीलिए हर साल, इसका एग्जांपल क्या आता है? आप एसेट लेके आते हो, ध्यान से सुनना, बेसिक बहुत अच्छा सवाल है। एसेट लेके आते हो, उसको एक बार में क्यों नहीं दिखाते? उसकी क्या एसेट जब आप लेके आते हो, 10 लाख की मशीन लेके आए, वो 10 साल चलेगी तो उसकी डेप्रिसिएशन आई 1 लाख पर ईयर। आप एक साथ पीएनएल में 10 लाख क्यों नहीं दिखाते? 1-1 लाख करके क्यों दिखाते हो? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है जितने रिसोर्सेज को आपने एक साल में यूज किया है उसी से रिलेटेड खर्चे को बैलेंस शीट में पीएनएल में दिखाओ। तो एसेट अगर मेरी 10 साल चलेगी तो इसका मतलब क्या है? पहले साल में मैंने सिर्फ कितने परसेंट एसेट को यूज किया? 10% एसेट को यूज किया, तो इसीलिए एसेट पे 10% डेप्शन में पीएनएल में दिखाता हूं। तो आज तक मुझे लगता है शायद आपको बेसिक्स मैंने बहुत से ये सवाल पूछा कि डेप्रिसिएशन एसेट यानी कैपिटल नेचर के खर्चों की हम डेप्रिसिएशन क्यों दिखाते हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ सबने जो बेसिक लेमन लैंग्वेज में जवाब दिया वो यही दिया
कि सर क्योंकि उसको यूज बहुत बहुत सालों तक होता है इसलिए खर्चा तोड़ तोड़ के दिखाते हैं। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट, टेक्निकली कौन सा कॉन्सेप्ट ये बात करता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही कैपिटल नेचर के खर्चों को हम तोड़ तोड़ कर दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर का मतलब, फुल डिस्क्लोजर, नाम पे चले जाओ। फुल डिस्क्लोजर का मतलब डिस्क्लोज करना, सब कुछ डिस्क्लोज करना, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं। सुनना जरा ध्यान से, मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई 400 रुपए 50 पैसे की। मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई कितने रुपए की? 400 रुपए 50 पैसे की। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने अकाउंट्स में आप 400 रुपए 50 पैसे एग्जैक्ट दिखाओगे, 50 पैसे को इग्नोर नहीं करोगे। पॉइंट क्लियर हुआ? फुल डिस्क्लोजर का मतलब है सब कुछ दिखाओ, आपके लिए जो रेलेवेंट है उसको भी दिखाओ, जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है उसको भी दिखाओ। अगर अकाउंट्स ये कहता है कि मनी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन दिखानी है, तो चाहे कोई ट्रांजैक्शन 400 रुपए 50 पैसे की क्यों ना हो, 50 पैसे आपके लिए इममेटीरियल वैल्यू है, लेकिन फिर भी आप उसको अकाउंट्स में दिखाओगे, ऐसा मैं नहीं कहता। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? फुल डिस्क्लोजर। नाम कह रहा है उसका फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करो सारी चीजें। पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है आपका मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये हमने छोड़ दिया बीच में। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मेटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब जो ट्रांजैक्शन रेलेवेंट है सिर्फ वही दिखाओ। सर सेम एग्जांपल ले लो, सर आपकी ट्रांजैक्शन है 400 रुपए 50 पैसे की, तो मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अपनी बुक्स में सिर्फ कितने की दिखाओ? 450 पैसे को क्या कर दो? इग्नोर। लेकिन फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर 400 रुपए 50 पैसे पूरे दिखाओ। सवाल आया एग्जाम में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? जो ऐसे दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ऑपोजिट बातें करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? मेटीरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर। क्यों भाई? फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ दिखाओ, 400 रुपए 50 पैसे हैं तो पूरे दिखाओ। लेकिन मेटीरियलिटी क्या बोलता है? मेटीरियल चीजें दिखाओ। मेटीरियल का मतलब जो चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब 50 पैसे को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। बुक्स में सिर्फ कितने दिखाओ? 400 रुपए दिखाओ। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को अभी से रिकॉर्ड मत करो। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका हमारे जीवन में, सबसे बड़ा नहीं है ये, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को हम किस वैल्यू पे दिखाते हैं? सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट पे? विच एवर इज लोअर, वो बात ठीक है, लेकिन जनरली हम क्या लोअर होता है? जनरली ह्यूमन लैंग्वेज में बात करें तो क्या कम होती है? हमेशा कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो सामान अभी बिका नहीं है लेकिन फ्यूचर में बिकेगा, उस पर प्रॉफिट फ्यूचर में होगा या अभी हो गया? होगा। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम किस वैल्यू पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे। तो क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, एक गाड़ी है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, लेकिन मेरे दोस्त के पास है और वो दोस्त इंडिया छोड़ के जा रहा है और मुझे बोलता है गाड़ी 2 लाख की ले लो। मैं उसे गाड़ी 2 लाख रुपए की लेके आया। अपनी बुक्स में उस गाड़ी की कॉस्ट 2 लाख दिखाऊं या 10 लाख दिखाऊं? 2 लाख। मेरी जेब से कितने रुपए गए हैं? 2 लाख। चाहे उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कितने में दे दी? 2 लाख में। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया मैंने उसको अपनी बुक्स में? 2 लाख पे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कौन कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट की जो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है उसी पे रिकॉर्ड करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो भी उससे आपका लेना देना नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, और 2 कॉन्सेप्ट रह गए, लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, ये आपको पता है, जो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती हैं या होती हैं उसी को सिर्फ हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? लास्ट बता दो, ये मेन है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब। तो एक्रूवल क्या बोलता है फिर? तो क्रेडिट सेल हो गई। छोड़ो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देता हूं। आपने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, आपने फोन मिलाया डोमिनोज पे, भैया पिज्जा ऑर्डर कर दिया आपने। डोमिनोज के एंगल से सोचना ये बात,
उसके कुक ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पिज़्ज़ा बन गया और डिलीवरी बॉय ने अपने स्कूटर पर रख लिया, दूसरा पॉइंट। रास्ते में पिज़्ज़ा आ रहा है अभी, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, उसने पिज़्ज़ा आपको दे दिया, आपने उसको पैसे दे दिए। डोमिनोज वाले अपनी बुक्स में सेल कब रिकॉर्ड करें? जब आपने ऑर्डर प्लेस किया या जब आपको पैसे, उन्होंने गुड्स की डिलीवरी कर दी और आपकी तरफ से पैसे आ गए, कब अपनी बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू मतलब सेल्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज करना, ये कॉन्सेप्ट ने हमें सिखाया है। लेकिन कब कब रिकॉग्नाइज करें? जब उसने अपने गुड्स का रिस्क आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब अगर आपको पिज्जा देने से पहले रास्ते में उसका पिज्जा गिर गया, आप उसके पैसे दोगे या उसे चांटा दोगे? पैसे तो नहीं दोगे। पैसे दोगे नहीं दोगे? नहीं दोगे सर, पैसे नहीं देंगे हम। तो गुड्स का रिस्क किसके ऊपर है? उसी के ऊपर है। उसने पिज्जा आपके हाथ में थमाया और हाथ, आपकी एक्साइटमेंट के मारे आपके हाथ से पिज्जा गिर गया। अब वो उसको पैसे दोगे या नहीं दोगे? सर देखो, देंगे तो नहीं, लड़ाई करेंगे पहले, लेकिन वो लेके मानेगा, सीधी बात ये है। तो गुड्स का रिस्क कब ट्रांसफर हो गया? जैसे उसने पिज्जा आपको पकड़ाया, उसका गुड्स का रिस्क ट्रांसफर हो गया, तो डोमिनोज इज एलिजिबल टू रिकॉर्ड सेल्स। समझो बात को, जब तक डिलीवरी ना हो जाए या गुड्स का रिस्क सामने वाली पार्टी पे ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक डोमिनोज अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे उसने मुझे पिज्जा दे दिया, चाहे मैंने पैसे दिए नहीं दिए, उसकी बात है, वो तो मैं दूंगा ही। जैसे उसने मुझे पिज्जा दे दिया, उसकी जो रिस्क है डिलीवर हो गया मेरे ऊपर, अब रिस्क, पिज्जा गिर गया, खराब हो गया, वो मेरा रिस्क है, उसका नहीं है, तो वो अपनी बुक्स में सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस कॉन्सेप्ट ने हमें क्या सिखाया? रेवेन्यू मतलब सेल्स को कब अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करो? जब सेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और सेल कब कंप्लीट होती है? जब जो चीज आप देने जा रहे हो उसका रिस्क आप सामने वाले पे क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। सेल उस समय कंप्लीट हो जाती है और उस समय आपको अपनी बुक्स में सेल की एंट्री पास करनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? कहानी क्लियर हो गई? ये सारे कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट कम से कम आपका 4 नंबर का एग्जाम में आना ही आना है, 4 से 6 नंबर का। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम नोट आज नहीं करेंगे, नोट कल करेंगे। कल आते ही पहले शुरू में 10 मिनट लगाएंगे इसकी नोटिंग में, दोबारा एक बार समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।